बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आती हैं कि 8 से 10 साल तक की बच्चियों के लिए ड्रेस डिज़ाइनिंग भी आप कुछ शेयर किया कीजिए। यहाँ पे मैंने 2.5 गज़ कपड़ा लिया हुआ है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 40 इंच के करीब है। इसके लिए कंट्रास्ट का फैब्रिक ये मैंने पीसीस में से लिया हुआ है। इसको मैं कुछ इस्तेमाल करूँगी और ये वाली लेस का मैंने इस्तेमाल करना है। जो मेजरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये हतवी नहीं है, आपकी बच्ची के हिसाब से इसकी मेजरमेंट्स चेंज हो सकती हैं। सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और इसका साइड का हिस्सा जो तिरछा होता है वो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई थी। और यहाँ पे ट्राउज़र की एक्चुअल लेंथ जो तैयार आएगी वो 33 इंच होगी। तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रेट लाइन कपड़े को स्ट्रेट करने के लिए ड्रॉ की थी उससे बाहर मैंने यानी उसके बाद लंबाई 32 इंच मार्क करनी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि ऊपर जो इलास्टिक का मार्जिन होगा वो हम लोगों ने अलहदा से कपड़ा अटैच करना है। यहाँ से मैं इसलिए आसन मार्क कर रही हूँ क्योंकि उस तरफ कपड़े में थोड़ी सी तिरछान है तो वो निकल जाएगी। अब यहाँ पे जो मेरे पास कन्नी वाले हिस्से हैं इससे दूरी के ऊपर 8 इंच कमर मार्क करनी है, लेकिन मैंने उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अभी थोड़ी देर में और मज़ीद एक्स्ट्रा होगा, वो रीज़न आपको पता चल जाएगी। इसके ऊपर इलास्टिक बैंड अलहदा से अटैच होगा, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे जो इसकी आसन लेनी है वो 1 इंच कम लेनी है। तो 10 इंच लेने के बजाय मैं यहाँ पे 9 इंच आसन मार्क कर लेती हूँ इस तरीके से। और जहाँ पे 9 इंच की गहराई के ऊपर मैंने आसन मार्क की हुई है, 2 जगहों में निशान लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेने से ये तिरछी नहीं होती है, तो इस तरह ज़्यादा बेहतर रहता है। बॉटम वाला हिस्सा मैं बाद में आपको बताती हूँ, पहले ऊपर वाला हिस्सा हम वाइंड अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास आई है वेस्ट ऊपर से, उससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो वही मैंने थाइस पे मार्क की है, उसको स्ट्रेट ऊपर लेके जा रही हूँ। इसकी रीज़न ये है कि मैंने कर्व स्केल की मदद से अभी साइड की जो शेप आती है हिप्स की वो ड्रॉ नहीं की। तकरीबन 1 से 1.5 इंच के बाहर मैंने ये गोलाई मार्क कर दी हुई है। बच्चियों में ये ज़्यादा गोलाई नहीं होती, तो अब यहाँ से यहाँ तक मैंने हाफ़ लेना था, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि हमने कर्व स्केल की मदद से जस्ट माइनर सा जो थाइस के पास है ना 1/2 इंच के करीब लेने के बाद गोलाई मार्क की। अब जो वेस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा मार्क आ गया था ना वो इस गोलाई की वजह से कम हो गया। अब हमने जो एक्चुअल मार्क्स हैं उसका हाफ़ कर लिया, उसको करने वाले हिस्से से मेजर कर लेना है। ये होता है वो सेंटर पॉइंट जो आपके ट्राउज़र्स में होता है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई होगी तो मैं जो ट्राउज़र्स की आपको मेजरमेंट्स बताती हूँ सेम वही है, सेंटर तक वही है, बस इसका बॉटम थोड़ा सा चेंज हम लोगों को यहाँ पे मार्क करना है। बाकी हिसाब किताब जो कमर का है, जो यानी कि थाइस का है, वो आप लोगों ने अपनी बच्चियों की मेजरमेंट के हिसाब से लेनी है। खुला है तो खुला रख लीजिएगा, बड़े भी इस ट्राउज़र को बना सकते हैं। अच्छा जनाब, जो हम लोगों ने ऊपर सेंटर सीट का ये वाला निशान लगाया था, इसको हमने डायरेक्टली नीचे जो हम लोगों ने सेंटर मार्क किया हुआ है ना उसके कोने तक मिला देना है, उस लेंथ तक जिस लेंथ तक हम लोगों ने ये कपड़े को सीधा करने का निशान लगाया। ये इन सीम की सिलाई ओवन ट्राउज़र्स में ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट बता रही हूँ। अब यहाँ से हम लोगों को 5 इंच ऊपर या 6 इंच ऊपर की तरफ आपने गोलाई नाप लेनी है लेग से। जो हमारी पिंडली होती है ना बच्चियों की, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसमें थोड़ा बहुत ईज़ ऐड करना है और यहाँ पे चौड़ाई मार्क करनी है और यहाँ से इसे गोल कर देना है। इस तरीके का ट्राउज़र मैंने काफ़ी टाइम पहले अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, लेकिन उसकी कटिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है और वही मैंने आपको रिसेंटली स्टोरी के ऊपर भी शेयर किया था। जो मैंने वेयर किया हुआ था आपको दिखाया था, ये उससे थोड़ा सा चेंज है। आप कर्व स्केल से चाहें तो हल्की सी गुलाई दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट ज़्यादा बेहतर रहता है। गुलाई में फिर इसकी जो चौड़ाई होती है ना थाई से वो कम हो जाती है। बॉटम से आप लोगों ने इसे यहाँ गुलाई अपनी मर्ज़ी की देनी है। अब समझ आ गई है कि ये हमारी आउटर सीम हो गई है, ये वेस्ट है, ये सेंटर सीट है और ये इन सीम है जिसे हम म्यानी की सिलाई भी कहते हैं, और ये है वो सेंटर जिस पर यह ट्राउज़र मेंटेन होगा। अब जो निशानात मैंने लगाए हुए हैं ना, इन्हीं निशानात के ऊपर मैंने कटिंग कर लेनी है। इसका जो बैक की कटिंग है ना वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी और फिर उसकी जो कटिंग होगी ना वो ऑफ द कैमरा कर लूँगी ताकि आपका भी टाइम बच जाए। चले जनाब, पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कपड़ा मैंने टोटली चौड़ा बिछाया हुआ है ना, इसी को मैंने इस्तेमाल करना है क्योंकि बच्चियों में ये चीज़ कम होती है ना चौड़ाई थाइस की, इस वजह से, वरना बड़े होते तो फिर कपड़ा हमें ज़्यादा दरकार था। अब ये वाला कपड़ा इसकी चौड़ाई से बचा हुआ है। अब ऊपर की तरफ देखिएगा नैरो है, नीचे की तरफ से वाइड है, तो अब मैंने पलट के इसको इसके ऊपर रख देना है कपड़े को, ताकि इसकी आसन का हिस्सा यहाँ पे बराबर आ जाए। जिन जिन जगहों से मुझे ये बढ़ाना होगा वो जगह मैं आपको अभी दिखा देती हूँ
ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, जो आउटर सीम है ना, जैसे नॉर्मल ट्राउज़र में आउटर सीम की मैं कोई मेजरमेंट बढ़ाती नहीं होती, तो यहाँ पे भी कोई नहीं बढ़ानी, इन सीम की तरफ बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे की तरफ यूँ समझ लीजिए 2.5 से 3 इंच नीचे की तरफ कपड़ा मैंने रखा हुआ है। वही हाई एंड लो का एक होता है, 8 से 10 साल तक की बच्ची के लिए हाई एंड लो का डिफरेंस होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सेंटर सीट वाला निशान फ्रंट का था उसे 1/2 इंच नीचे की तरफ लेके ये सेंटर वाले पॉइंट को यूँ तिरछा मिला देना है और इसको यूँ ऊपर की तरफ जो हमारी सेंटर सीट बैक वाली है या आसन बैक वाली है, जो कमर फ्रंट वाली, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके यूँ तिरछा चाहे तो तिरछा मिला दें। गुलाई देना चाह रहे हैं तो मैं हल्की सी आपको गुलाई की शेप भी दे देती हूँ। आपने देखा होगा जीन्स की पैंट्स के अंदर ये स्ट्रेट ही होता है, तो हम अपने ट्राउजर्स में इसको बैक को स्ट्रेट रख सकते हैं। बैक की जो हाई हम लोगों को करनी है यहाँ से बच्चियों के हिसाब से वो 2 इंच कर लीजिएगा। यहाँ पे अक्सर बहनें मुझे कहती हैं कि ये ऊपर इलास्टिक बैंड इस तरीके से अटैच करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं आपको अलग से अटैच करना बता देती हूँ। नॉर्मल ट्राउजर्स में भी आप वैसे ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये एक्स्ट्रा है ना, जो आसन में आया, उसको हमने डायरेक्टली इस पॉइंट से मिला देना है। पॉइंट से हमें कोई इजाफी नहीं होगा, बस जो इजाफी चीज़ आ रही है ना वो बस ये वाली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसको हम लोगों ने बीच में, मैं इंची टेप से इसलिए निशान लगा लिया करती हूँ कि इतना लंबा मेरे पास स्केल नहीं होता, तो इसको प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए हम लोगों ने इस तरीके से सेंटर से निशान लगाना होता है। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ से बढ़ाया है। आसन की तरफ से, सेंटर सीट की तरफ से, पांचे की तरफ से कोई नहीं, और जो आउटर सीम है ना सारी वो एज इट इज़ कटी है फ्रंट के हिसाब से। अब हम लोगों ने क्या करना है, फ्रंट वाले हिस्सों पे, बैक वाले जगहों पे फ्रंट एफ लिख देना है और बी फॉर बैक दोनों साइड्स पे। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि एक फ्रंट का पीस, एक बैक का पीस हम लोगों ने मियानी वाली सिलाई पहले लगानी। नॉर्मल ट्राउजर्स में बाहर वाली सिलाई लगाया करती हूँ ना, इसमें मैंने अंदर वाली सिलाई लगानी ताकि इसका ये वाला हिस्सा जो है ना वो हमारा सिलाई करना अब आसान हो। और सिलाई का मार्जिन मैंने दाएं बाएं शिफ्ट करके अच्छे से आयरन कर लिया है। अब ये जो एक गोलाई आई है मेरे पास, इसको मैंने मेजर कर लेना है ढीले हाथों से, बहुत टाइटली नहीं करना, और इसको यूँ ऊपर तक लेके जाना है। अच्छा, मैंने इस तरह का ट्राउज़र पहले भी स्टिच किया था, तो उसको मैंने बैक की तरफ पलटा था सेम फैब्रिक के साथ। तो सिस्टर्स मुझसे पूछती हैं कि आप किस तरीके का कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, तो मैं उरेब इस्तेमाल करती हूँ। अब ये पीसेस में से जो कपड़ा था, इसका डिज़ाइन ही लकीली कुछ ऐसा है कि इसको मैं तिरछा भी कट करूँगी तो भी बॉक्सेस आएंगे, सीधा भी कट करूँगी तो भी बॉक्सेस आएंगे। तो अब मैंने तिरछी पट्टियाँ इस तरीके से कट करनी है कि 1 इंच चौड़ी मेरे पास डिज़ाइन यहाँ से तैयार हो जाए। अब उसके हिसाब से दाएं बाएं मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। ये देख लीजिए, अब इसको मैंने जितनी पट्टियाँ जुड़ती हैं दोनों लाइक पीसेस के हवाले से वो मैंने ज्वाइन कर लेनी है। और फिर ये पट्टी आई है हमारे पास, और जितना मुझे दिखाना था ना उतना मैंने बैक की तरफ फोल्ड किया, इसमें बुकरम नहीं लगाया। अब ट्राउज़र का बैक वाला हिस्सा रखा है, उसके ऊपर जिस तरह हम पलटा नहीं लगाते उस तरीके से रख के 1/2 इंच का दबाव देते हुए हमने सिलाई करते जाना है। 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं देना है। और एक चीज़ मैं और वाज़ेह कर दूं कि ये जो आपको प्रिंटेड कपड़ा नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा जो ट्राउजर्स का कपड़ा नहीं होता जिसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, आपको सिलाई में भी नज़र आ रहा होगा। आप नॉर्मल कॉटन का कपड़ा अगर उरेब लेंगे ना तो उसमें कभी भी ये थोड़ा बहुत भी खिंचाव नहीं आएगा, लेकिन मेरे पास ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा, मुझे इसका प्रिंट अच्छा लगा था तो पीसीज में मैं लेकर आई हुई थी, तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है। एनीवेज़, ये भी अच्छी चॉइस है। जैसे आप कहें कि थोड़ा सा रबर की तरह का फैब्रिक होता है जो स्ट्रेच होकर दोबारा से वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। गुलाई पे आप गौर कीजिएगा कि जो उरे पट्टी है ना उसको थोड़ा थोड़ा खींच रही हूँ। शलवार का कपड़ा जो है वो वही एज इट इज़, या ट्राउज़र का कपड़ा वही है, उसको तो मुझे नहीं खींचना किसी सूरत भी। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गई कि मैंने इन सीम की सिलाई पहले क्यों लगाई, उसका सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं क्यों शिफ्ट किया। यही रीज़न थी ताकि मैं इस पूरी पट्टी को एक पूरी उसके साथ लगा सकूं। कोने कोने की सिलाई लगानी है और पूरा ऊपर तक दूसरी साइड पर लेके जाना है। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल स्टिच होंगे, इस वजह से मैं ये नहीं कह सकती कि यहीं तक कीजिएगा। ये दोनों पूरी एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक कोने की सिलाई लगती हुई जाएगी। ये लीजिए, हो गया। अब मैं इसको मशीन से उतारती हूँ और देखिए ये वाला हिस्सा है ना हमारे पास गुलाई में। अब मैंने एज इट इज़ जिस तरह मैंने किया है इसको थोड़ा थोड़ा खींच के मैंने प्रेस करना है ताकि ये सिलाइयाँ अपनी जगह बैठें। फिर मैं आपको पलट के दिखाती हूँ कि इसका बॉटम का गुलाई का हिस्सा जैसे होता है ना कि चुन्नटें पड़ जाती हैं बीच में, वो ना पड़े, हमें वो बैलेंस करना है। तो एक एक चीज़ मैंने इसीलिए क्लियर कर दी है ताकि बच्चियों के हिसाब से भी आप ट्यूलिप शलवार्स को या ट्यूलिप पैंट्स को स्टिच कर सकें। अब इसे फ्रंट की तरफ पलट के मैं फ़िलहाल तो सिर्फ आयरन कर रही हूँ। ऊपर ये लकड़ी का मैं इसलिए फेरती होती हूँ कि इसकी हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है स्टीम वाली आयरन की।
अच्छा, अब मैंने दोनों साइड वाले हिस्से तो प्रेस कर लिए क्योंकि स्ट्रेट थे। अब गोलाई पे आके एक तरफ से थोड़ा सा करती हूँ, फिर दूसरी तरफ से थोड़ा करती हूँ, ताकि जितना थोड़ा बहुत बीच में ये आ रहा है ना, ये कवर होगा इसी के अंदर। और रे पट्टी का फ़ायदा यही होता है कि ये गोलाइयाँ इसके अंदर एडजस्ट हो जाती हैं। आपके सामने मैंने कोई हिस्सा कट नहीं किया है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये गोलाइयाँ आराम से बन जाती हैं। बस थोड़े से पेशेंस के साथ हमें आयरन करना पड़ता है। और जो थोड़ी बहुत रह जाती है ना, वो अब हम जब दूसरी सिलाई के साथ इससे सिक्योर करेंगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी झोल देते जाएंगे, यानी पीछे की तरफ इसका हिस्सा निकालते जाएंगे। बैक की तरफ से आयरन इसलिए कर रही हूँ कि अब वो जो हो गया ना वो स्टिफ हो जाए। ये लीजिए, ये हो गई तैयार। अब मैंने यहाँ पे आपको शुरू में एक लेस दिखाई थी, वो मैंने इसके अंदर दबा के लगानी है ताकि इसकी एक लुक आए, खूबसूरती है। ईद के हिसाब से ये ड्रेस आपकी बच्चियों के लिए भी तैयार हो जाए। अगर आप इसे तैयार करना चाहते हैं, लेस का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रख के, जितना हिस्सा अंदर की तरफ दबाना है उतना रख के कोने कोने की सिलाई लगा के और फिर इसको स्टिच करेंगे। अच्छा, जो स्ट्रेट वाले हिस्से हैं ना, वो तो आपको पता है कि किस तरीके से हम सिलाई लगाते हैं। जहाँ गुलाई आएगी ना, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल के साथ समझाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जहाँ पे इशू बनते हैं उसी को टारगेट किया जाए ताकि आपके समझने में आसानी हो। यहाँ पे ये गुलाई आ गई है। अब बहुत एहतियात से छोटे छोटे पोर्शंस लेके मैं और एक नुकीली चीज़ कोई पकड़ लेनी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये पट्टी के अंदर थोड़े बहुत जो खम रह गए ना, उसको हल्का हल्का झोल देते हुए हम लोगों ने स्टिच करना है। दोबारा जब हम इसे आयरन करेंगे ना, तो इसने बैलेंस हो जाना है। तो इसको मैं हल्का हल्का अंदर की तरफ दबाती चली जा रही हूँ और आराम के साथ छोटे छोटे पोर्शंस लेने। यहाँ एक दफ़ा मुझसे भी लेस के ऊपर से मशीन उतर गई थी, क्योंकि 3-4 चीज़ें एट अ टाइम देखना थोड़ा सा टफ़ होता है, लेकिन ये कि एहतियात से काम किया जाए तो बड़ी तरीके से ये काम हो जाता है। गोलाइयाँ ऐसे ही मेंटेन की जाती हैं। ये देखिए एक एक पोर्शन, और लकीली हुआ भी मेरे साथ ऐसे कि लेस ऐसी मिल गई कि जिसका अंदर दबाने वाला हिस्सा बहुत बारीक था। कोशिश यही करनी, ज़्यादा आप चौड़े वाले हिस्से अंदर दबाएंगी ना तो वैसी गुलाई नहीं आएगी जैसी गुलाई, क्योंकि देख रहे हैं आप अंदर की तरफ कर्व जा रहा है ये। तो अब ये बॉटम इसको मैं प्रेस कर रही हूँ प्रॉपरली और इसके अंदर मैं इस करती जाऊँगी। और बाकी सीधा हिस्सा दोबारा से आ गया है तो उसको वैसे स्टिच कर लिया। ये देखिए, ये हो गई तैयार। आप ही के सामने मैंने सिलाई लगा के दिखा दिया। बाकी रही सही कसर हम आयरन से पूरी कर देते हैं। प्रॉपरली इसको बैलेंस कर रहे हैं। देखिए, आयरनिंग का बहुत अच्छा रोल है हमारी सिलाई के अंदर। जब तक ये नहीं होगी ना, कहीं एक छोटी मोटी भी गलती होती है वो वहीं पे कवर हो जाती है। अब बारी आती है कि हमने इसके ये वाले हिस्से साइड के बंद करने हैं। तो पहले हमें ये देखना है कि हमें पांचा कितना चौड़ा चाहिए। तो पांचा चौड़ाई के लिए ऊपर से यहाँ से बैलेंस करते हुए नीचे आना है, ठीक है। और नीचे आते हुए हमें देखना है कि हम पांचा कितना रखेंगे। तो यहाँ से गुलाई में नापना है, स्ट्रेट मत लेके जाइएगा। 7 इंच तक लगा रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाँव ही जाए, थोड़ा बहुत ये खुला भी होता है। तो दोनों साइडों पे निशान लगा लिया है और इस तरह खोल लेती हूँ। मैंने एक पट्टी ली थी 3.5 इंच चौड़ी और तकरीबन 28-29 इंच लंबी बन रही थी। जितनी लंबी है उसको स्टिच करके एल शेप में सीधा कर लिया, जैसे हम गले की पट्टियाँ नीचे की तरफ लगाते हैं, सेम वही है। जुड़े वाले हिस्से को हम लोगों ने जो 7 इंच के पांचे का निशान लगाया है उसके नीचे दबा के और हम लोगों ने यहाँ से सिलाई लगानी। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जहाँ से सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं 3-4 दफ़ा पक्का कीजिएगा, क्योंकि पाँव जो पहनते हैं हम नॉर्मल शलवार में भी तो कहीं ना कहीं खिंचाव पड़ता है। तो इसकी शलवार यहीं से, क्योंकि नैरो पांचा होता है ना, तो बच्चियाँ पहनते हुए थोड़ा सा उसको खींच के फाड़ देती हैं। तो बहुत ध्यान से यहाँ कर लीजिएगा। दूसरी सिलाई भी हमको बॉटम से ऊपर की तरफ ले जानी है, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी क्योंकि वो एक पाइप सा बन गया है। तो अब मैं UHU लगा लेती हूँ और वहीं से वो 7 इंच का निशान मैंने फ्रंट पे भी लगाया था, बैक पे भी लगाया हुआ था ना, तो उसको बैलेंस करते जाना है और UHU की मदद से पेस्ट करके थोड़ा सा ड्राई कर देंगे। और अब भी मैं आपको सिलाई का भी तरीका बता देती हूँ ताकि कोई कपड़ा नीचे की तरफ ना आए और आराम से ये स्टिच हो जाए। ये देखिए, मैं UHU ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर चुकी हूँ इसके ऊपर। अच्छा जी, ये थोड़ा सा ड्राई होता है तो फिर इसके बाद हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। इसकी सिलाई यूँ लगानी है, इसीलिए मैंने आसन पहले नहीं जोड़ी। ये वाले हिस्से इसमें नहीं आने चाहिए, यूँ बढ़ते चले जाना है। चले जी, स्टार्ट करते हैं सिलाई को। यही सबसे टफ़ सिलाई होती है ट्यूलिप के अंदर वाली। जो मैंने आपको वाइट कलर की ट्यूलिप बताई थी उसमें मैंने इनसीम पूरी नहीं ना स्टिच की थी, इस वजह से वो आसान हो गई थी। तो मैंने कहा चले थोड़ी सी वैरायटी भी पेश करनी चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम एक ही चीज़ को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्टिच कर सकते हैं। वो ओवरलैप है, ये पैरेलल है, ये फ़र्क है बस। कटिंग जो है ना पांचे की दोनों की सेम ही है। आपको जो पसंद आया आप वो कर सकते हैं। ये लीजिए,
पक्का करके इसे वाइंड अप कर लेना है। अब ये दोनों पीसेस हो गए, ऊपर से जो एक्स्ट्रा है ना इसे अब हम स्ट्रेट अकॉर्डिंग टू द वेस्ट शेप कट कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये रहा पाइंचा। अब हमने इसकी आसन को स्टिच कर लेना है। आसन को स्टिच करना तो बहुत ही आसान है, जो हमारी म्यानी की सिलाई है उसको सेंटर से मेंटेन करना है और दोनों तरफ सिलाइयाँ ले जानी। अब ये हमारे पास हाई एंड लो है। वेस्ट का ऊपर मैंने कहा था वेस्ट बैंड अलग से लगाएंगे, तो मैंने इसकी चौड़ाई के मुताबिक जो हमारी इलास्टिक की चौड़ाई होती है ना उससे दोनों साइड पे हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्क लेने के बाद तकरीबन 3.5 इंच की पट्टी है, इसको यूँ लिया, फिर दिखा देती हूँ ताकि अंदाज़ा हो। और यूँ और ये, और जो बहनें कहती हैं ना, मैंने पहले भी बताया कि हमसे यूँ नहीं मुड़ती है इलास्टिक, तो उसमें खम आ जाता है ऐसा वैसा, तो फिर इस तरह कर लीजिएगा। ये पट्टी अंदर की तरफ रख के और बीच में से 2 इंच सेंटर की तरफ राइट एंड लेफ़्ट छोड़ने के बाद सिलाई लगा लेनी है। और सेंटर से इसको छोड़ने का मकसद ये होता है कि ये वाला हिस्सा जो होता है ना इसको फिर हम एक पाइप सा बना दें, तो जो हमारे पास सिलाई का मार्जिन है ना सेंटर सीट का उसके बराबर रख के मैं कट कर रही हूँ, ताकि फिर उतनी ही सिलाई का मार्जिन इसके अंदर आए ना। ज़्यादा होता है तो फिर इलास्टिक के अंदर वो काफ़ी मोटा मोटा भद्दा मालूम होता है। अब मैंने ये देखिए इसके बराबर हो गया। अब ये जो ट्राउज़र का है ना अंदर वाला हिस्सा उसे अंदर की तरफ दबा देना यू, और इसको स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। और स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद ये जो एक बीच में ये रह गया गैप उसको अब हम सीधा स्टिच कर देंगे ऐसे। अब बात आती है इलास्टिक की। जितनी कमर है 16 इंच कमर थी, तो उसके हिसाब से मैंने 17 इंच के हिसाब से ये रखी हुई। 16 मतलब फ्रंट की मैं बता रही हूँ, ठीक है। ट्राउज़र तो थोड़ा खुला ही होता है। इसको यूँ खोल के इसके हिसाब से पलट के जो पहली सिलाई है उसको दबा देना और बस इसके ऊपर सिलाई लगा देनी खींच के। ये लीजिए जनाब, ट्राउज़र हो गया है कंप्लीट। मुझे तो काफ़ी बेहतर लगा है। बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कैसा है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आजकल आप ही के हिसाब से मैं ड्रेसेस बना रही हूँ जो आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की हुई है। इसकी शर्ट की वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगी। पूरा ड्रेस भी मैं तब आपको दिखा दूँगी। ये देख लीजिए, बच्चियों के हिसाब से हाई एंड लो वेस्ट का मैंने ट्राउज़र बना दिया है। मैंने वही सारा कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। और साइड की ये फिटिंग ऊपर मैंने इलास्टिक बैंड इसलिए लहदा लगाया कि डबल हो के बहुत मोटा हो जाता है और इलास्टिक यहाँ से वो ढीली पड़ जाती है। और ट्राउज़र का ये सारा लुक देख लीजिए, पाइंचा इजीली इसमें चला जाता है। अगर आपको खुला इससे चाहिए अपने बच्ची की शेप के हिसाब से, बॉडी साइज़ के हिसाब से, तो आप उसको खुला भी कर सकते हैं। ये मेन मकसद होता है आपको आइडिया देना कि आप किस तरीके से लेके चलते हैं। एक स्किनी लड़की जो 8 से 10 साल की है उसको ये आराम से फिट आ जाता है। चलिए जनाब, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट नए आइडिया को लेकर। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।